हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। किसानों का आंदोलन 98 दिन भी जारी रहा। किसान पिछले 98 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। कह रहे हैं कि जब तक 3 कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं करेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। मंगलवार को किसान संगठनों ने अपनी बैठक करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी आगे की रणनीति की जानकारी दी। किसानों ने बताया कि वो 5 मार्च से कर्नाटक से MSP दिलाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। 6 मार्च को KMP जाम करेंगे। ढांसा बॉर्डर पर किसानों ने कच्ची ईंटों से कमरे बनाकर गर्मियों का इंतजाम शुरू कर दिया। इन कमरों के ऊपर पराली की छतें भी डाली जा रही हैं। इन्होंने बताया कि ये तैयारियां खासतौर से गर्मियों के लिए की गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आंदोलन लंबा चलेगा। किसानों ने बताया कि सरकार की तरफ से बातचीत का कोई रास्ता अभी तक नहीं निकाला गया, इसलिए वो आगे का इंतजाम कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने सब्जियों की खेती शुरू कर दी। किसानों ने क्यारियां बनाकर प्याज, टमाटर और मिर्च के पौधे लगा दिए हैं। बॉर्डर पर बैठे किसानों ने अब गर्मियों की तैयारी शुरू कर दी। गर्मी से बचाव के लिए किसान बांस और पराली से बैठने के लिए घर बना रहे हैं। तो शाम में पाइपलाइन डालने को लेकर किसानों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। कहा कि पाइपलाइन डालने के बाद यहां पानी का संकट हो सकता है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि हम अतिरिक्त उपायुक्त से मिले थे, तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि माइनर को ठीक करवाकर पानी को छोड़ा जाएगा और उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। कह रहे किसान की मरम्मत तो करवा दी गई, लेकिन पानी छोड़कर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की गई। किसानों ने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग ने पिछले 6 महीने में एक दिन भी इस माइनर में पानी नहीं छोड़ा है। पाइप लगने के बाद बिना पानी छोड़े कैसे संभव होगा कि पानी टेल तक पहुंच जाएगा। किसानों ने कहा कि अगर सिंचाई विभाग का एक्शन पानी छोड़कर फिजिकल वेरिफिकेशन करना, तो ये नौबत नहीं आती। सिंगू बॉर्डर पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर वार किया। दीपेंद्र न केवल किसान आंदोलन पर बोले, बल्कि उन्होंने 75% आरक्षण पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करते हुए जेजेपी और निर्दलीय नेताओं से कहा कि अब भी मौका है, आप किसानों को देखते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। प्रदेश में 75% रोजगार प्रदेश के युवाओं को देने के कानून पर राज्यपाल की मंजूरी देने को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर सवालिया निशान लगाए हैं। दीपेंद्र ने कहा कि कानून पढ़कर देखें तो पता चलता है कि अगर नौकरी नहीं देनी है तो परमिशन ले सकते हैं, मतलब कि नौकरी नहीं मिलेगी। दीपेंद्र ने कहा कि जेजेपी प्रदेश में अपना विश्वास खो चुकी है, क्योंकि चुनाव के दौरान बीजेपी को रोकने के लिए जेजेपी को लोगों ने वोट दिया और जनमत को लेकर जेजेपी ने बीजेपी को ही सपोर्ट दे दिया। अगर जेजेपी समर्थन न देती तो बीजेपी की सरकार हरियाणा में नहीं बनती। इधर औरंगाबाद में किसान सम्मान समारोह में पहुंचने पर इनेलो नेता अभय चौटाला का किसानों ने सम्मान किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा, सरकार पर कई सवाल उठाए। अभय ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना से लड़ने की बजाय डर पैदा किया। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद बहुत घोटाले हुए, किसानों को बैंकों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और सत्ता में बैठे लोग अपनी जेब भर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने 3 काले कानून लागू करके लाखों किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। अभय ने कहा कि MSP पर जो ड्राफ्ट कांग्रेस ने बनाया उसे बीजेपी ने लागू करने का काम किया, लेकिन किसानों को अब भी धान पर MSP नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में ही इस्तीफा दिया था। वही डीजीपी के मुद्दे पर सीएम और गृह मंत्री के बीच चल रहे विवाद पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दोनों शुरू से ही लड़ते आए, लेकिन अब किसानों से तो ना लड़े। सरकार सचिवालय तक ही सीमित रह चुकी है, क्योंकि सीएम अपने गृह क्षेत्र में कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। डिप्टी सीएम अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करने में असफल है। हरियाणा में जहरीली शराब मामले में रेड न्यूज के पास SIT की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हाथ लगी है। इस रिपोर्ट में आबकारी विभाग के साथ साथ सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद के पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में आबकारी विभाग की असफलता का भी जिक्र किया गया है। साथ ही मामले में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ काम में लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई की सिफारिश है। इधर गृह मंत्री अनिल विज प्रदेश के डीजीपी मनोज यादव पर और सख्त हो गए हैं। डीजीपी मनोज यादव और एडीजीपी श्रीकांत जाधव के विवाद को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने गृह सचिव को पत्र लिखा। विज ने गृह सचिव को पत्र लिखकर इस पूरे विवाद पर स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि एडीजीपी श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता में गठित नारकोटिक्स टीम बनाई गई थी। श्रीकांत जाधव ने गृह मंत्रालय को यह शिकायत दी थी कि जांच के दौरान हरियाणा पुलिस की तरफ से उन्हें सहयोग नहीं किया गया। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने अब राहुल गांधी को आरोपों का जवाब दे दिया।
विज ने केंद्र सरकार का बचाव करते हुए कहा कि राहुल गांधी बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, वो देश के लिए कभी अच्छा नहीं करते। वही अम्बाला दिल्ली मार्ग पर 22 एकड़ में 220 करोड़ रुपए से की अधिक लागत से भव्य शहीदी स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस अपना प्रोजेक्ट बता रही है। विज ने कहा कि 21 साल से वे विधानसभा में इस स्मारक को बनाने की मांग करते आ रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि शहीद स्मारक को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ घोषणा की थी, बनवाया हमने है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आपातकाल को गलती स्वीकार करने पर गृह मंत्री ने कहा कि केवल गलती स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। विज ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी केवल ये मान ले कि गलती हुई थी आपातकाल लगाकर, तो ये काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र विरोधी तानाशाही सोच आज भी कांग्रेस में जिंदा है। अगर राहुल गांधी आपातकाल लगाने का प्रायश्चित करना ही चाहते हैं तो तानाशाही कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें। हरियाणा में छोटी क्लासों के स्कूल खोलने के बाद मासूम बच्चे इसकी चपेट में आने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को करनाल में 54 बच्चे इसके जद में आए, तो अब अंबाला में स्कूलों में भी लगातार कई अध्यापक और स्कूली छात्र पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसे लेकर अंबाला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को कोरोना से बचाव के लिए सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। छात्रों के कोरोना के चपेट में आने की वजह से स्कूल संचालकों में भी डर देखने को मिल रहा है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी है। प्रदेश भर में 60 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। इस बीच कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिन से कुरुक्षेत्र में हर रोज कोरोना केसों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अब तक कुरुक्षेत्र में कोरोना से 134 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को 32 नए मामले सामने आए। झज्जर के सिविल हॉस्पिटल में भी लगातार लोग कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं। इस दौरान वैक्सीन लेने वाले लोगों का कहना है कि सभी को आगे आकर कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। बढ़ते मामलों के बीच सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्कूल खुलने के साथ ही अंबाला शहर कोरोना के नए मामलों में 25% स्कूल से ही बच्चे सामने आ रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को चेता दिया है कि कोई भी बच्चा या टीचर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के स्कूल में नहीं आएगा। अंबाला में हर दिन कोरोना के 15 नए मामले सामने आ रहे हैं। विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। पुलिस को भी कह दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो नहीं करेगा या जो मास्क नहीं लगा रहा है, आप उसका चालान काट दीजिए। कोरोना वैक्सीनेशन अब ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाएगा। अब 60 साल के ऊपर या 45 से 59 वर्ष के बीच बीमारी से ग्रस्त मरीजों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके बाद उन्हें वैक्सीन लगाने का समय और जगह सिलेक्ट करनी होगी। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को मंजूरी देने पर सुभाष बराला का बड़ा बयान सामने आया है। बराला ने कहा कि युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने को लेकर बीजेपी और हमारी गठबंधन की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था। बराला ने कहा कि आज ये खुशी की बात है कि वर्तमान की गठबंधन सरकार ने इस विषय पर प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए इस फैसले को लिया। लव जिहाद को बड़ी समस्या बताते हुए हरियाणा सरकार 5 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सख्त कानून बनाने जा रही है। वहीं आरटीआई खुलासे के मुताबिक पिछले 3 सालों में प्रदेश के 6 जिलों में सिर्फ 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से 2 केस पुलिस जांच में झूठे पाए गए, एक केस में आरोपी कोर्ट से बरी हो चुका है और चौथा केस अभी लंबित है। पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने आरटीआई खुलासा करते हुए बताया कि बीजेपी और जेजेपी सरकार जिस लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने जा रही है, उसका कोई जमीनी आधार ही नहीं है। गोहाना के नए एसडीएम प्रदीप कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर गोहाना शहर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। कहा, नगर परिषद के अधिकारी व्यापारी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अतिक्रमण हटाने में सहयोग मांगे। अगर व्यापारी संगठन सहयोग करे तो ठीक, नहीं तो नगर परिषद अपने स्तर पर कार्रवाई करे। एसडीएम ने शहर में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। स्टेडियम और ड्रेन 8 की पटरी पर सड़क बनाने के कार्य को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप सहन नहीं होगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को लोगों का काम समय पर निपटाने के निर्देश दिए। गोहाना उपमंडल के गांव समैण के कम्युनिटी सेंटर में ग्रामीणों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लेकर किसान आंदोलन में भागीदारी बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए। वहीं दौरान ग्रामीणों ने महम से विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर हो आकर विभाग की छापेमारी की भी निंदा की। बिजली निगम द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने और छापेमारी के विरोध में चेतावनी देते हुए कहा गया कि गांव में निगम की टीम का विरोध किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि निगम ने उनका सहयोग नहीं किया तो वो निगम के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ देंगे। फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र में सास बहू के रिश्ते को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया, जहां इकलौती बहू ने प्रॉपर्टी के लिए अपनी सास को घर में न सिर्फ बंद किया बल्कि लगातार प्रताड़ित कर रही थी। इस बात की सूचना मिलते ही महिला आयोग के सदस्य रेणु भाटिया पुलिस के साथ घर पे पहुंची, जहां उन्होंने बुजुर्ग महिला को बेहद गंभीर हालत में बेसुध पाया। पीड़ित बुजुर्ग महिला को आनन फानन में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुजुर्ग महिला का उपचार किया जा रहा है।
आगे बढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला के बेटे का 1 साल पहले निधन हो गया था, जिसके बाद से ही प्रॉपर्टी के लिए बुजुर्ग महिला की सास ने बहू ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला आयोग के सदस्य रेणु भाटिया ने कहा कि बुजुर्ग महिला के बयानों के बाद आरोपी बहू के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर के जगाधरी बस स्टैंड की साफ सफाई के लिए निर्मल ताऊ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें निर्मल ताऊ राहगीरों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस मुहिम की हर ओर तारीफ हो रही है। मामले में रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार निर्मल ताऊ का कॉन्सेप्ट आज यमुनानगर में लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक सीनियर मोस्ट रोडवेज के चालक हरियाणवी वेशभूषा में बस स्टैंड पर घूम घूम कर स्टाफ और यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं। निर्मल ताऊ लोगों को कूड़ादान में ही डाले, इस बारे में समझा रहे हैं। फरीदाबाद की बाल भवन में बुधवार को हिफाजत वैन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। दरअसल बच्चियों के साथ हो रहे अपराध को लेकर हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की तरफ से जगह जगह पर नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खेल नीति को लेकर हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसका पैरा एथलीट विरोध कर रहे हैं। पैरा एथलीट खिलाड़ियों की माने तो वो सामान्य खिलाड़ियों से अधिक मेहनत करके अच्छा परिणाम ला रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें दूसरे पायदान पर रखने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल हाल ही में नई खेल नीति की नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें ग्रुप ए की नौकरियों में सामान्य खिलाड़ियों को रखा गया है, जबकि पैरालंपिक खेलों में कोई भी पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बी ग्रेड में नौकरी देने की बात कही गई है। वहीं दीपा मलिक का कहना है कि खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने आश्वासन दिया है कि नोटिफिकेशन में कई संशोधन होंगे। चरखीदादरी के गांव समसपुर में ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि पैनल के हिसाब से यहां पानी नहीं आता। गांव में बड़ा जलघर भी सूखा पड़ा है। पानी की इतनी किल्लत होते हुए भी किसानों को तावन भरना पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। इन्हीं समस्याओं को चलते सभी ग्रामीण मिलकर जलघर गए और जल विभाग के अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताई। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो प्रदर्शन करेंगे। भिवानी बंसीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। बताया कि यूनिवर्सिटी की साइट में तकनीकी दिक्कतें आने से छात्रों को परेशानी हो रही है। कह रहे हैं कि वो री अपीयर का फॉर्म नहीं भर पा रहे, इसलिए यूनिवर्सिटी फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दे। छात्रों का कहना है कि उनके पिछले सेमेस्टर के रिजल्ट्स में भी बहुत सी गलतियां हैं। इन्हीं परेशानियों को रखते हुए उन्होंने ये ज्ञापन सौंपा। प्रदेश की मनोहर सरकार हरियाणा के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए स्मार्ट स्कूल बनाने के अनेक दावे करती है, लेकिन उन दावों की सच्चाई धरातल पर बिल्कुल विपरीत है, जिसका उदाहरण गुला चीका के गांव का खेड़ी में दिखा, जहां पर बिजली बिल न भरने के कारण सरकारी स्कूल के मीटर का कनेक्शन काट दिया गया। 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसी अधिकारी और किसी भी नेता ने कोई संज्ञान नहीं लिया। बिजली मीटर का कनेक्शन काट जाने के कारण बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। बच्चों को पीने के पानी, शौचालय और कक्षा में अंधेरा होने की समस्याएं आ रही हैं। बच्चों की स्मार्ट क्लासेस बंद हो गई हैं। प्रतिबंध के बाद भी बाजारों में बिक रही चाइनीज डोर लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। इसी चाइनीज डोर की वजह से कई मासूम अपनी जान गंवा चुके। दरअसल यमुनानगर में भी एक मामला सामने आया, जिसमें एक युवती जब अपने घर जा रही थी तो उस वक्त चाइनीज डोर की वजह से गला कट गया। लंबे इलाज के बाद हालत स्थिर हुई है। मामले में पुलिस प्रशासन और सख्त दिख रहा है। एसएचओ सिटी यमुनानगर ने ये चेतावनी दे दी है कि अगर कोई भी चाइनीज डोर बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये बाधित है, प्रतिबंध है इस पर। तो बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। बिजली कर्मचारी कह रहे हैं कि अगर प्रशासन की ओर से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हड़ताल को बढ़ा देंगे और राज्य स्तर तक ले जाएंगे। आपको बताएं कि बीती 18 फरवरी को जब बिजली विभाग कर्मचारी बिजली चोरी करने के लिए गए तो ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की। बिजली चोरी पकड़ने के लिए गए तो मारपीट हुई। इस मामले में अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। महेंद्रगढ़ के गांव धोलेड़ा में स्कूली बच्चों को स्कूल जाते समय काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल स्कूल की ओर जाने वाली सड़क की हालत इस कदर खस्ता हाल है कि यहाँ आए दिन हादसों का अंदेशा रहता है। ओवरलोडिंग वाहन के कारण भी लोगों में डर का माहौल है। इस सड़क को 2018 में बनाया गया था और 4 साल की जवाबदेही के साथ ठेकेदार को यह ठेका दिया गया था, लेकिन 3 साल में ही सड़क बदतर हो गई। इस ओर कोई सुध नहीं ले रहा। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि इस मामले में सरपंच को भी लिखित शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नंगल चौधरी में नगर परिषद ने शौचालय बनवाने के लिए 43 लोगों को टेंडर दिए थे, जिनमें से किसी ने भी शौचालय नहीं बनवाया, जिसे लेकर नगर परिषद ने 43 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बताया कि स्वस्थ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 2 किस्तों में 14,000 की सहायता राशि दी जाती है। इसके लिए आवेदनकर्ता को नगर परिषद और नगर पालिका में आवेदन करना होता है। 7,000 शौचालय बनाने का काम शुरू करने से पहले बाकी 7,000 शौचालय काम पूरा होने के बाद दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए नंगल चौधरी शहरी क्षेत्र 1164 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 43 लोगों ने पैसे तो लिए लेकिन शौचालय नहीं बनवाया।
2 दिन के विराम के बाद देश भर में कोरोना टीकाकरण फिर से शुरू हो गया है। अब 60 साल से ऊपर और 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग टीका लगवाने का काफी संख्या में आ रहे हैं। हालांकि दिन प्रतिदिन कोरोना केसों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 10 दिन से कुरुक्षेत्र में हर रोज कोरोना केसों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अब तक कुरुक्षेत्र में कोरोना से 134 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को 32 नए मामले आए हैं। भिवानी के सामान्य अस्पताल में बुधवार को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, जहां अस्पताल में आए मरीज और अन्य लोग इस बारे में जागरूक हुए। विश्व में हर साल 3 मार्च को बहरेपन और सुनवाई की हानि को रोकने की दुनिया भर में कान से सुनने की क्षमता की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि मोबाइल फोन से ईयरफोन लगाकर तेज संगीत सुनना घातक हो रहा है। गोहाना पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल गोहाना पुलिस ने हथियारों के बल पर कार लूटने वाले बदमाशों को पकड़ लिया। गोहाना अपराध जांच शाखा अधिकारी जलजीत सिंह ने बताया कि सीआईए गोहाना ने एक कार लूट के गिरोह के 3 सदस्यों को अरेस्ट किया है। गांव छिछड़ाना के पास एक सेंट्रो कार में कुछ युवकों पर शक होने पर पुलिस टीम ने उन्हें रोककर पूछताछ शुरू की। उन्हें आरोपियों के सेंट्रो कार सहित एक पिस्तौल मिली, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने 5 कारों की लूट की वारदात को कबूल लिया। कनीना से दादरी रोड पर पलवल के गांव नंगला एहसानपुर में पुलिस टीम पर किए गए जानलेवा हमला के 2 आरोपियों को पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर दबोचा। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए 2 दिन पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। हिसार में एयरपोर्ट के सामने गाड़ियों से भरे ट्रक में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।